वीरभान ने झोले से एक पुराना मोड़ मोड़ कर रखा हुआ कागज निकाला। ये नक्शा है, बहुत पुराना, राजाओं के जमाने का। नक्शा? किस चीज का? खजाने का। यहाँ कभी किला था, जमीन के नीचे रास्ते बने थे, और जब दुश्मन आया तो खजाना यहीं छुपाया गया। दोनों जंगल के भीतर बढ़ने लगे। जंगल और भी ज्यादा घना होने लगा। बहुत अजीब सा सन्नाटा छा रहा था। यहीं से रास्ता बदलता है। आगे वही लोग जाते हैं जिनका भरोसा मजबूत होता है। भरोसा सिर्फ बातों से नहीं बनता, काम से बनता है। नंदिनी अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव से निकलती है। कैसे ढोंगी साधु एक लड़के को अपने जाल में फंसाता है और फिर उस लड़के को खजाना मिलता है या नहीं, आइए आखिरी तक देखते हैं। माधव उम्र में करीब 21 साल का था। शरीर से मजबूत लेकिन आदतों से बेहद लापरवाह। काम से उसका रिश्ता ऐसा था जैसे पानी से आग का। माधव, कब तक ऐसे ही पड़े पड़े खाएगा? मेरी कमर टूट चुकी है और तू है कि आंख खोलते ही छप्पर के नीचे लेट जाता है। अरे माँ, अभी तो उम्र ही क्या है मेरी। काम तो सारी जिंदगी करना है, थोड़ा आराम भी जरूरी होता है। आराम तब किया जाता है जब जेब में पैसा हो। यहाँ तो दवाई के पैसे भी उधार में आ रहे हैं। हर रोज यही सुनना पड़ता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब तुम मुझे चैन से बैठने दो। माधव की माँ सावित्री गांव की सबसे मेहनती और सीधी औरतों में से एक थी, लेकिन बेटे की आदतों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। गांव में लोग धीरे धीरे बातें बनाने लगे थे। देखा, सावित्री का लड़का आज भी खाली बैठा है। इतना तगड़ा जवान है फिर भी किसी काम का नहीं। माँ के सहारे कब तक जिएगा? माधव को ये बातें सुनाई तो देती थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि किस्मत अपने आप कोई रास्ता खोल देगी। लोग मुझे चैन से नहीं रहने देंगे। एक बार खजाना हाथ लग जाए फिर इन लोगों को बताऊंगा। जंगल से सटा हुआ एक चरागाह था, जहाँ रोज एक लड़की अपनी बकरियां चराने आती थी। उसका नाम था नंदिनी। नंदिनी शांत स्वभाव की, समझदार और मेहनती लड़की थी। जंगल उसके लिए डर नहीं, रोजगार था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अरे, अभी तक 3 बकरियां दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैंने तो इन्हें यहीं छोड़ा था। ये कहाँ चली गईं? वो इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ बड़े बड़े पंजों के निशान थे। ये तो किसी जंगली जानवर के निशान लगते हैं। कहीं कोई हिंसक जानवर तो नहीं आ गया? डर के मारे वो आगे बढ़ती गई, बिना ये सोचे कि कितनी दूर निकल आई है। जंगल और घना होता गया। कुछ दूरी पर उसे एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ दिखा। वहाँ कोई सो रहा है क्या? सुनिए, उठिए जरा। कौन है जो चैन की नींद खराब कर रहा है? आप यहाँ ऐसे निश्चिंत होकर कैसे सो सकते हैं? ये जंगल सुरक्षित नहीं है। अरे बहन, ये जंगल मेरा रोज का ठिकाना है। यहाँ कोई जानवर मुझे छू भी नहीं सकता। आप मजाक कर रहे हैं। मेरी बकरियां गायब हो गई हैं और यहाँ शेर जैसे निशान पड़े हैं। शेर के निशान? जरा मुझे भी दिखाओ। मेरे पीछे आओ। नंदिनी माधव को वहाँ ले गई जहाँ उसने निशान देखा था। वो देखो, कितने बड़े बड़े निशान हैं। माधव ने निशानों को ध्यान से देखा। कुछ पल चुप रहा। ये शेर के निशान नहीं है। क्या मतलब? इतने बड़े पंजे और नाखून? अगर ये असली जानवर होता तो हर निशान अलग होता। ये सब एक जैसे हैं, किसी इंसान ने जानबूझकर बनाए। नंदिनी के चेहरे का डर अब हैरानी में बदल गया। तो मतलब मेरी बकरियां किसी आदमी ने चुराई हैं? हाँ, और वो बहुत चालाक है। डर फैलाने के लिए जानवर का नाटक कर रहा है। तो हमें उसे पकड़ना होगा। अगर हिम्मत है तो चलो, लेकिन याद रखना ये रास्ता सीधा नहीं होगा। दोनों साथ साथ उन नकली निशानों के पीछे चल पड़े। जंगल की खामोशी और गहरी होती जा रही थी। कुछ दूर जाकर निशान अचानक खत्म हो गए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आखिर अचानक सारे निशान गायब कहाँ हो गए? यही तो चाल है। जब निशान खत्म हो, समझ लो सच पास है। अचानक सामने एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। वे दोनों उस गुफा के पास गए और जैसे ही वे गुफा के पास पहुँचे, अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये सब जो भी कर रहा है वो जरूर यहीं छुपा होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ अच्छा एहसास नहीं हो रहा है। डरो मत, जो भी सच है यहीं छुपा है। दोनों गुफा के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। कुछ ही पलों में एक भारी शरीर वाला आदमी बाहर निकला। उसके कंधे चौड़े थे, हाथों में ताकत साफ झलक रही थी। यही है,
यही मेरी बकरियों को चुराने वाला है। हाँ, शक की कोई गुंजाइश नहीं बची, लेकिन सीधे भिड़ना बेवकूफी होगी। पहले इसकी बातों से सच निकलवाते हैं। कौन हो तुम? मेरी गुफा तक कैसे पहुंच गए? अगर जान प्यारी है तो अभी यहीं से निकल जाओ। गुफा तुम्हारी हो सकती है, लेकिन जो चोरी की है वो हमारी है। सीधे सीधे बता दो, बकरियां कहाँ हैं? बकरियां? अरे, जंगल में जो मिलता है वही पेट में जाता है। तुम लोग भी अगर ज्यादा बोले तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। तुझे शर्म नहीं आती? मेरे पिता की मेहनत से पली वो बकरियां थीं। आज अगर मेरा बस चले तो यही तुझे सबक सिखा दूं। बहुत बोलती है तू लड़की। जंगल में कानून नहीं चलता, ताकत चलती है, और ताकत मेरी मुट्ठी में है। ताकत सिर्फ हाथों में नहीं होती, अक्ल और हिम्मत भी ताकत होती है, और आज तेरा सामना इन दोनों से है। अचानक झगड़ा शुरू हो जाता है और माधव चोर को बुरी तरह पीटता है। बस बस छोड़ दो मुझे, गलती हो गई। आगे से चोरी नहीं करूंगा, जो मांगो वो दे दूंगा। मेरी 4 बकरियों का हिसाब दो। उनकी कीमत चांदी के 20 सिक्के हैं। आज तुझे पूरा दाम चुकाना होगा। ले लो अपने 20 सिक्के। ये तो पुरानी बात हो गई। अब मारपीट का भी हिसाब जोड़ो। अब 50 सिक्के दोगे, वरना कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। डर के मारे चोर 50 सिक्के दे। माधव, ये क्या कर रहे हो? मेरी बकरियों के तो सिर्फ 20 सिक्के थे, बाकी के पैसे क्यों ले लिए? जंगल में मदद मुफ्त नहीं होती। आज अगर मैं साथ नहीं होता तो तुम कुछ भी नहीं कर पाती। ये मेरी मेहनत की कीमत है। गांव लौटने के बाद माधव ने 20 सिक्के अपनी मांग को दिए। लो माँ, बहुत पैसे पैसे करती थी ना। इतने पैसे कहाँ से आए? तू तो काम करने जाता ही नहीं, कहीं गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया? हर बार यही शक। मैंने किसी की चोरी नहीं की, बस थोड़ा दिमाग चलाया और पैसा मिल गया। बेटा, ऐसे पैसे ज्यादा दिन नहीं टिकते। मेहनत की कमाई ही इंसान को चैन देती है। गलत रास्ते का अंजाम हमेशा बुरा होता है। माधव ने बात तो सुन ली, लेकिन समझी नहीं। किस्मत ने अभी उसके लिए और बड़ी परीक्षा लिख रखी थी। चाची, माधव की शादी क्यों नहीं कर देती आप? जिम्मेदारी आती तो वो सुधर जाता। ऐसे बेरोजगार को कौन अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इससे शादी करवाएगा? कौन देगा इसे अपनी बेटी? चाची एक है, कल ही मैं उससे बात करती हूँ। माधव की शादी नंदिनी के साथ करा दी जाती है और वहीं से उसकी किस्मत बदलती है। आखिर अब कब तक ऐसे ही बैठे रहिएगा? अब कुछ न कुछ तो आपको करना ही होगा, वरना घर कैसे चलेगा? क्या नंदिनी, काम कौन सा भागा जा रहा है? अभी तो पूरी जिंदगी बची है काम करने के लिए। हर रोज तो आप ऐसे ही बोलते हैं, पता नहीं आपको कब समझ आएगा। घर पे बैठना ही बेकार है। एक दिन जंगल के पुराने रास्ते पर माधव ने एक अनजान आदमी को देखा। चेहरे पर सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। वो आदमी जमीन पर कुछ खोद रहा था। बाबा, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? ये रास्ता तो बरसों से सुनसान पड़ा है। सुनसान जगहें ही सबसे ज्यादा राज छुपाती हैं बेटा। भीड़ में सच नहीं मिलता। माधव को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन दिलचस्प। यहाँ तो बस पेड़, पत्थर और जानवर हैं। कौन सा राज छुपा है यहाँ? अगर सबको पता होता तो राज कहलाता ही क्यों? तू वही है ना जो हर रोज यहाँ भटकता है, काम से भागता हुआ, लेकिन सपनों से नहीं। आप मुझे जानते हो? जंगल सब देखता है बेटा, बस बोलता नहीं। आपका नाम क्या है बाबा? नाम बहुत है, पर लोग मुझे वीरभान कहते हैं। वीरभान ने झोले से एक पुराना मोड़ मोड़ कर रखा हुआ कागज निकाला। ये नक्शा है, बहुत पुराना, राजाओं के जमाने का। नक्शा? किस चीज का? खजाने का। माधव हंस पड़ा। बाबा, ये सब कहानियां बच्चों के लिए होती हैं। आजकल खजाना नहीं मिलता, बस धोखा मिलता है। जो सब पर हंसता है उसे कभी कुछ नहीं मिलता, और जो सोच समझ कर चलता है वो देर से सही पर खाली हाथ नहीं लौटता। वीरभान ने जमीन पर उंगली से एक निशान बनाया। यहाँ कभी किला था, जमीन के नीचे रास्ते बने थे, और जब दुश्मन आया तो खजाना यहीं छुपाया गया। और आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि मेरे बाप ने इसी खजाने की खोज में अपनी जान गंवाई थी। अगर इतना ही सच है तो आप अब तक अकेले क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्योंकि हर खजाने तक सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग और भरोसेमंद आदमी चाहिए। मैं तुझसे अभी कुछ नहीं मांगता, बस सोच, अगर ये सच हुआ
तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर झूठ हुआ तो मेरी जिंदगी वैसे भी कौन सी सही चल रही है। वीरभान जंगल के अंदर धीरे धीरे गायब हो गया। माधव वहीं खड़ा रह गया। हाथ में कोई नक्शा नहीं, लेकिन दिमाग में एक नया बीज बोया जा चुका था। उस दिन के बाद माधव की रातें बदल गईं। नींद आती तो नक्शे की लकीरें आंखों के सामने घूमने लगती, और नींद न आती तो वीरभान की बातें कानों में गूंजती। चौथे दिन नंदिनी खुद चुप्पी तोड़ बैठी। माधव, मैं देख रही हूँ तुम भीतर ही भीतर खुल रहे हो। अगर कोई बात है तो बताओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पराई नहीं। नंदिनी, अगर मैं कहूँ कि एक रास्ता है जो हमारी सारी परेशानियां खत्म कर सकता है, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? रास्ता सही हो या गलत, ये बाद में देखा जाएगा। पहले सच तो बताओ। माधव ने पूरा किस्सा सुनाया। जंगल, अनजान आदमी और खजाने की बात। माधव, खजाने की कहानियाँ अक्सर इंसान को अंधा कर देती हैं। मुझे डर है कहीं ये आदमी तुम्हें इस्तेमाल न कर ले। डर मुझे भी है, पर पहली बार लग रहा है कि जिंदगी मुझे कुछ मौका दे रही है। अगली सुबह माधव जंगल पहुंचा। वीरभान पहले से मौजूद था। मैं जानता था तू आएगा। जो आदमी कुछ करना चाहता है वो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। सीधे सीधे बोलो वीरभान, मुझे आधा सच नहीं चाहिए। अगर कोई खतरा है तो अभी बता दो। खतरा नहीं होगा तो खजाने की कीमत ही क्या। दोनों जंगल के भीतर बढ़ने लगे। जंगल और भी ज्यादा घना होने लगा। बहुत अजीब सा सन्नाटा छा रहा था। चलते चलते वीरभान रुक गया। यहीं से रास्ता बदलता है। आगे वही लोग जाते हैं जिनका भरोसा मजबूत होता है। भरोसा सिर्फ बातों से नहीं बनता, काम से बनता है, और मैं हर काम में माहिर हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं। आगे चलो, यहाँ कोई फायदा नहीं। मधई साधु के साथ और अंदर जाता गया। कुछ देर बाद वो उस जगह पर पहुंच गया। उस जगह की खामोशी बता रही थी कि यहाँ तो आए बहुत लोग थे, पर कोई वापस नहीं जा पाया। यही है वो जगह मेरे बाप ने मरने से पहले इसी का जिक्र किया था। तो फिर शुरू करते हैं, लेकिन सोच समझकर। वो दोनों गुफा के अंदर प्रवेश किए। खुदाई शुरू हुई और घंटों तक खुदाई होती रही। घंटों बाद जमीन टूट गई और नीचे अंधेरी सुरंग खुल गई। माधव, तू जवान है, मजबूत है। तू नीचे उतर, मैं ऊपर से देखता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो रस्सी मत छोड़ना। मैं कोई जानवर नहीं हूँ, भरोसा रख। माधव नीचे उतरा। अंदर का दृश्य डरावना था। टूटी हुई पेटियां, जंग लगे औजार और दीवारों पर खरोंच के निशान। यहाँ पहले भी लोग आए थे और लौटे नहीं। वीरभान, यहाँ खजाना कम और मौत ज्यादा दिख रही है। ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। उसने रस्सी हिलाकर देखी। वह पूरी तरह ढीली हो चुकी थी। माधव अंधेरे में फंस गया। उधर नंदिनी को चैन नहीं मिला। माधव का देर तक न लौटना उसके डर को सच में बदलने लगा। मैं यूं बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। अगर वो गलत रास्ते पर गया है तो उसे वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। नंदिनी गांव के बुजुर्गों के पास गई। पुरानी कहानियाँ, पुराने नक्शे और जंगल के छुपे रास्ते, सब कुछ उसे बताया। उस सुरंग में कई लोग फंसे हैं बेटी। खजाना कम, धोखा ज्यादा है वहाँ। तो आज एक और इंसान वहाँ मरने नहीं दिया जाएगा। चलिए चाचा, हम वहाँ चलकर पता लगाते हैं कि आखिर सच क्या है। नंदिनी चाचा के साथ जंगल की ओर निकल पड़ती है। उधर माधव ने दीवारों पर हाथ फेरा। पत्थर ठंडे थे, लेकिन कहीं कहीं से खोखलेपन की आवाज आ रही थी। ये आवाज सुनकर उसने कहा, हो ना हो, कुछ तो बहुत गहरा राज छिपा है यहाँ। यूं ही नहीं, मैं यहाँ तक आ गया। इतना कहकर वो गुफा में खुदाई शुरू कर देता है। कुछ घंटे खोदने के बाद वहाँ एक सुरंग दिखाई देती है। माधव उस सुरंग के अंदर जाता है। वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरी गुफा सोने, चांदी, गहने और हीरे जवाहरात से जगमगा रही थी। तो यही वो खजाना था जिसके लिए लोगों ने अपनों को धोखा दिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। न जाने इसके लिए कितने आदमियों ने अपनी जान गंवाई है। दूसरी ओर नंदिनी चाचा के साथ माधव को ढूंढने के लिए तेजी से आ रही होती है। जंगल की खामोशी उसे बहुत सता रही थी। वो अंदर से बहुत डरी हुई थी। वो बिल्कुल उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उस ढोंगी साधु ने माधव को लाया था। यही वो जगह है बेटी, जहाँ वो ढोंगी खजाने के लालच में लाता है और फंसा देता है। चलिए चाचा,
अंदर चलकर देखते हैं, पता नहीं माधव किस हाल में होगा। चाचा और नंदिनी गुफा के अंदर जाते हैं और एक बड़ा सा गड्ढा देखते हैं। माधव, क्या तुम यहीं हो? क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? जवाब दो माधव। माधव जल्दी से गड्ढे के पास आया। हाँ नंदिनी, मैं यहीं हूँ और अब सच मेरे सामने है। नंदिनी ने नीचे रस्सी डाली, माधव ने रस्सी को पकड़ा, फिर नंदिनी ने रस्सी ऊपर खींची। माधव ऊपर आकर जो उसके साथ साधु ने किया, सारी बात बताई और खजाने के बारे में भी बताया। नंदिनी, तुम गांव जाकर बैलगाड़ी लेकर आओ, यहाँ बहुत सोने चांदी हैं। शुक्र है तुम सही सलामत हो। मैं अभी जाकर बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। और उस साधु की तो खैर नहीं। उस साधु से तो मुझे भी अपना हिसाब चुकता करना है। वैसे ठीक ही किया उसने मुझे यहाँ छोकर। बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जंगल बहुत ही खतरनाक है, अकेले जाना ठीक नहीं। तुम अपनी बैलगाड़ी लेकर वापस आ जाना, मैं गांव में ही रुक जाऊंगा। चाचा ठीक कह रहे हैं नंदिनी। नंदिनी अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव से निकलती है। साधु को सब पता चल जाता है कि माधव बच गया है। वो गांव छोड़कर बहुत दूर भाग जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। दूसरी तरफ माधव जल्दी जल्दी पूरा सोना चांदी बाहर निकालता है। वो सोने चांदी को बोरी में भरकर ले जाता है। रास्ते में नंदिनी उसे बोलती है, अब तो खजाना मिल गया, अब क्या करोगे? अब मेहनत करूंगा, क्योंकि असली खजाना मेहनत, सच और साथ निभाने वालों में होता है। वो बड़ी सी अपनी हवेली बनवाता है और फिर वो मेहनत से काम करने लगा था। अब गांव में भी उसकी बहुत तारीफ होने लगी थी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।